प्रिय विद्यार्थियों, गणित के लिए मेरा नमस्कार। कक्षा 12 मैथ, चैप्टर 3 मैट्रिक्स, यूनिट 2 अलजेब्रा। आज हम आपको आव्यूह के बारे में बताएंगे। पहले हम यह जानेंगे आव्यूह क्या है। तो आव्यूह किन्हीं दो संख्याओं जिसमें पहली यदि m हो, दूसरी यदि n हो, तो m n संख्याओं से निर्मित जिसमें पहली को पंक्ति तथा दूसरी को स्तंभ से प्रदर्शित करके जो आयताकार सारणी बनती है उसे हम आव्यूह कहते हैं। जैसे a = 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 1 2 3 कॉलम हैं जिनको हम कहते हैं स्तंभ, और 1 और 2 ये हैं पंक्ति जिनको हम कहते हैं रो। अब ये हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 क्यों लिखा जाता है? किसी भी आव्यूह को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले या सदैव पंक्तियों की संख्या तथा बाद में स्तंभों की संख्या का निरूपण किया जाता है। पंक्ति क्या है? तो पंक्तियाँ ये हैं A1 और 2। स्तंभ क्या है? तो 1 2 और 3। जो खड़े हैं, जो वर्टिकल हैं यानी ऊर्ध्वाधर, वो होते हैं स्तंभ। ये स्तंभ होते हैं, ये जो हैं ये होते हैं स्तंभ। जो ये बड़ी लाइनें होती हैं इस तरीके से, वो होते हैं पंक्तियाँ, जिनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। जैसे में हम लोग समझेंगे 5 4 3 2 1 0 6 7 4। इसमें आपसे कोई पूछ ले कितनी पंक्तियां हैं या इसका क्रम क्या है, तो इसका क्रम है 3 क्रॉस 3 का। इसमें पंक्तियां कितनी हैं? तो पंक्तियां हैं 3, 1 2 3 1 2 3। अगर आपसे पूछ ले कॉलम कितने हैं, तो 1 2 और 3। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, पंक्तियों का मतलब होता है रो मतलब पंक्तियां हैं इसमें भी 3। इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें सभी पंक्तियां और कॉलम क्या हैं? समान हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको प्रायः कैपिटल यानी आव्यूह को प्रायः कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से निरूपित किया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है। जैसे ये निरूपित किया गया है, A मान लिया गया, और इस A के लिए हम इस पहले के लिए A11 कहते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट पंक्ति रो और सेकंड कॉलम। इसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट पंक्ति और थर्ड स्तंभ। फिर अगला अगर लिखना होता है इसके लिए, तो हम इसके लिए लिखते 1 2 1 यानी A21 यानी 2 है क्या? पंक्ति, और पहला क्या है? स्तंभ। यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अगला होगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, अगला होगा दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, अगला होता अगर नई लाइन से तो नई पंक्ति बनती, तो यानी ये पंक्ति हो गई कौन सी? 3 यानी थर्ड। और तीसरी पंक्ति के लिए तीसरी पंक्ति तो पहला स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तो दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तो तीसरा स्तंभ। हम लोग आव्यूह को जो है रिप्रेजेंट यानी निरूपित करना सीख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं
टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। There are many type of matrix. फर्स्ट क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह को हम लोग कह सकते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, इस आव्यूह में यानी इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या ज़्यादा होती है। इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। जैसे मान लिया गया, लिखा है 5 4 3 2 1 0। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है जो रोज दी गई हैं वो दी गई हैं कितनी, 2, और जो कॉलम दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 3। इसमें ये मायने रखता है, क्षैतिज आव्यूह में ये मायने रखता है कि इसमें जो 3 दिया गया है ये है कॉलम, और कॉलम जब पंक्तियों जो है रोज से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यानी स्तंभ जो है पंक्तियों से यदि ज़्यादा हो तो समझ जाइएगा कि वो वहाँ पर कैसा है, क्षैतिज आव्यूह है। फिर आ जाता है टाइप नंबर 2, उसमें आ जाता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्षैतिज आव्यूह के ठीक विपरीत होता है। यह ऊर्ध्वाधर जो मैट्रिक्स होता है वो क्षैतिज आव्यूह के क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे इसको हम अभी चेंज कर दें, इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 1 और 4 2 0। ये हो गया 3x2 में, इसमें पंक्तियों की संख्या हो गई है अब ज़्यादा, और इसमें जो है स्तंभों की संख्या हो गई कम। यानी ये बिलोंग करता है, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स बिलोंग करता है पंक्तियों पर, यानी पंक्तियाँ होनी चाहिए ज़्यादा और स्तंभ होने चाहिए कम। फिर अगला मैट्रिक्स आता है, अगला आता है वर्ग आव्यूह को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का तात्पर्य ये होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वह है आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे हम मान लें आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एज I इज इक्वल टू, या कैपिटल A इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 2 1 1 2। अब इसमें हमने देखा कि जितने कॉलम है उतनी ही क्या है, पंक्तियां हैं, यानी 2x2। एज एग्जाम्पल नेक्स्ट मान लीजिए B इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें दिया गया है 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रोज, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसमें ये दिया गया है 3x3, यानी हम इसको कह सकते हैं वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका फोर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह मतलब क्या होता है, रोज या रो मैट्रिक्स से तात्पर्य यह है कि इसमें केवल ओनली रिप्रेजेंट आई रो एज A इज इक्वल टू 2 0 3, यानी हम इसको कह सकते हैं 1x3, यानी इसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, केवल एक ही पंक्ति होती है, इसलिए हम इसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसका अन्य एक नाम है वेक्टर मैट्रिक्स। या रो वेक्टर मैट्रिक्स। पंक्ति सदिश भी कहा जाता है इसको। अगला नेक्स्ट है 5, इसको कहा जाता है 5 नंबर है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का मतलब होता है कॉलम
मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, यानी स्तंभ आव्यूह का मतलब ये होता है, ये जस्ट इसका विपरीत होता है। इसमें एक पंक्ति दी होती है और इस स्तंभ आव्यूह में एक दिया होता है कॉलम, जैसे 2 0 और 3। इसको हम लिख सकते हैं थर्ड रोज और 1 कॉलम। हम स्तंभ आव्यूह का मतलब होता है केवल और केवल क्या हो, एक स्तंभ हो, पंक्तियाँ कितनी भी हो, ये मायने नहीं रखता है। केवल और केवल क्या मायने रखता है, इसमें केवल एक मायने रखता है कि इसमें स्तंभ आव्यूह में केवल और केवल क्या हो, एक स्तंभ हो। आपका आ जाता है कौन, 6 शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह इसको हम कह सकते हैं रिक्त या शून्य, रिक्त या शून्य। इसको हम कह सकते हैं जीरो, या कह सकते हैं नल, या कह सकते हैं वाइट मैट्रिक्स। वी रिप्रेजेंट, यानी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कैसे, 0 0 0 0 0। फिर आपका आ जाता है मैट्रिक्स 7। आपका आ जाता है आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह का मतलब होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आयताकार आव्यूह ऐसा होता है जिसमें 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम होते हैं। 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम एज वी रिप्रेजेंट ए इज इक्वल टू। अब आप लोग देख रहे होंगे बार बार ए ही माना जाता है, ए माना जाता है। अब कुछ भी मान सकते हैं, आपको बताया गया है कि ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर सपोज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। सो वी कैन रिप्रेजेंट कैपिटल ए इक्वल टू हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। हमने देखा कि इसमें 2 पंक्तियां हैं और कितने 3 स्तंभ हैं। 2 क्रॉस 3 से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और आपको दिख भी रहा होगा शायद ये आयताकार आव्यूह भी है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर आपका आ जाता है इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। अगला आपका है 8 है इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। इसको कहा जाता है, इकाई को आप लोग जानते ही क्या कहा जाता है, यूनिट, और इसको कहा जाता है आर, इसको कहा जाता है आइडेंटिटी, और इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। सो इकाई आव्यूह कैसा आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसका मुख्य विकर्ण, अब आप लोग सोच रहे होंगे मुख्य विकर्ण क्या होता है, तो हम इधर आपको रिप्रेजेंट करके बताते हैं मुख्य विकर्ण क्या है। ये लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो दिया गया है, ये आपका जो दिया गया है वो है मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण। इसको कहा जाता है मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण ये होता है। अब जो ये तत्समक आव्यूह होता है ये 2 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है, लेकिन होता है स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर फॉर्म का मतलब स्क्वायर आव्यूह के रूप में। इसमें देख लीजिएगा आप 3 क्रॉस 3 ही दिया गया है, 1 2 3 1 2 और 3। अगर हम इसको 2 में डिवाइड करना चाहें तो ये a इक्वल टू मान लेते हैं, तो इधर हम b इक्वल टू मान लेते हैं 1 0 0 और 1। ये हो जाता है सेकंड के लिए। आपसे कोई कहता है कि ऐड और a की वैल्यू दे देता है 2 2 3 3 और कह देता है, और नेक्स्ट वाला मान लिया जाता है कि वो क्या है, एक आइडेंटिटी है तत्समक। तो हम जब इसको ऐड करते हैं तो इस तरीके से ऐड करते हैं, 2 में 1 ऐड करते हैं तो लिखा जाएगा 2 + 1। फिर 2 में 0 ऐड करते हैं तो लिखा जाएगा 2 + 0। 3 में 0 ऐड किया जाएगा 3 + 0 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाता है
जो इस ऐड करने पर जो सोल्यूशन प्राप्त होता है वो हो जाएगा 3, 2, 3 और 4। ये फिलहाल अभी बाद में समझेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। ये आपका फर्स्ट टॉपिक चल रहा है अभी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 9 आपका जो दिया गया है, जो 9 नंबर आपका दिया गया है वो दिया गया है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको कहा जाता है, विकर्ण आव्यूह को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। यह वर्ग आव्यूह होता है, यह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। वी रिप्रेजेंट, मैं इसको प्रदर्शित करता हूँ, आप लोग समझें। ये लिखा गया है 2 मान लो, यहाँ 0, यहाँ 0 लिखा गया है। मुख्य विकर्ण अभी आपको बताया गया था कि इस तरीके से बनता है, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। बाकी सभी क्या होंगे भैया? बाकी सभी 0 होंगे। यहाँ पर मान लिया गया 2, यहाँ मान लिया 3, यहाँ मान लिया गया क्या? 4। अच्छा, विकर्ण आव्यूह अभी आपने देखा था कि जो हम इससे पहले बताए थे इकाई तस्मक सब में 1 1 था, 1 1 1 1 सब में 1 1 था। तो इसमें अदिश आव्यूह भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि विकर्ण जो इकाई तस्मक आव्यूह होता है, इकाई तस्मक आव्यूह जो होता है वो कार्य करता है अदिश आव्यूह का, बट विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह का ही रूप होता है। जो विकर्ण आव्यूह होता है वो इकाई आव्यूह का ही क्या होता है? रूप होता है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक इकाई आव्यूह जो आपका दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम उसको कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बट प्रत्येक के लिए अगर कहा जाए, सभी के लिए अगर कहा जाए कि इकाई यानी इकाई अथवा तस्मक आव्यूह यानी सभी, यानी ये जो दिया गया है, देखिए ये जो दिया गया है कि कहाँ दिया गया है, हाँ ये दिया गया है इकाई अथवा तस्मक आव्यूह यानी सभी, अगर बात कर ले सभी की, तो सभी इकाई अथवा तस्मक आव्यूह क्या नहीं होते हैं? विकर्ण आव्यूह नहीं माने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि विकर्ण आव्यूह जो होता है वो प्रत्येक विकर्ण आव्यूह जो होता है, प्रत्येक विकर्ण आव्यूह इकाई अथवा तस्मक नहीं हो सकता है, बट इकाई यानी प्रत्येक अथवा तस्मक आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो सकता है। मैं एक लाइन लिख ही देता हूँ, इसके लिए आपको फायदा दिया जाएगा। ये लिखा जा रहा है कि प्रत्येक इकाई आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, इसको एक लाइन है, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला आपका दिया गया है 10 नंबर दिया गया है अदिश आव्यूह का मतलब होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसके मुख्य विकर्ण अवयव समान होते हैं। यानी यह ऐसा आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे विकर्ण आव्यूह में आपने देखा कि 2 यहाँ था, 3, यहाँ था 4, ये सब अलग अलग थे। बट अदिश आव्यूह में ये होता है कि मान लिया गया, ये लिखा गया 2, यहाँ लिख दिया गया 0, तो यहाँ होगा 0, तो यहाँ क्या होगा 2। ये आपका जो है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर वो समान है तो आप समझ जाइए कि वो कैसा आव्यूह दिया गया है, यानी वो स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह है। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 में। तो B मान लिया गया है, ये B इज इक्वल टू मान लिया गया है, जो भी रख दीजिए 4 0 0, यहाँ लिख दिएगा 0, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 4, यहाँ पे लिख जाएगा 0, यहाँ लिखा जाएगा 0 0, यहाँ पर क्या 4। ये आपका मेन डायगोनल है। मुख्य विकर्ण की जो वैल्यू है वो यदि बराबर है यानी इक्वल है तो हम कह सकते हैं अदिश आव्यूह है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है
कि प्रत्येक इकाई अवयव कहा जा सकता है किसको, अदिश अवयव को, क्योंकि इसके जो सभी अवयव क्या हैं, बराबर हैं, और उसमें इकाई अवयव जो होता है उसमें 1 1 1 सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अभी आप देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका हाँ, क्वेश्चन है आपका चैप्टर, आपका है चैप्टर या एक्सरसाइज मान लीजिए, एक्सरसाइज आपकी है 3.1, एक्सरसाइज 3.1 या एक्सरसाइज से कोई मतलब ही ना रखें, एक्सरसाइज काट दीजिए, एक्सरसाइज कोई मतलब नहीं। आप क्वेश्चन केवल देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। उसमें लिखा है कि ए यदि इक्वल टू दिया गया है 5 -4 2 1, यहाँ पर लिखा गया है 9 3 -1, यहाँ लिखा गया 7, यहाँ लिखा गया 5, यहाँ लिखा -2, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिखा 3। आपसे इसमें पूछ लेता है कि इसमें कितनी पंक्ति यानी रो हैं, आपसे पूछ लेता है इसमें कितने स्तंभ यानी इसमें कितने कॉलम हैं, आपसे पूछ लेता है इसका क्रम यानी ऑर्डर, आपसे पूछ लेता है इसमें कितने अवयव हैं यानी हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स यानी अवयव, अवयव को हम कह सकते हैं एलिमेंट्स, बस। या बहुत कुछ बोल सकता है, आपसे पूछ सकता है A21 क्या हो सकता है, A22 क्या है, आपका A23 क्या है, ये सब पूछ सकता है। ये बाकी चीज़ें हैं, ये बाद में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी आप देखेंगे इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, तो आप लोग काउंट करें। अभी आपको काउंट करने का तरीका बताया गया था, तो आप लोग इसमें काउंट करें कितनी पंक्तियाँ हैं। तो काउंट करते हैं हम लोग, तो काउंट करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5। अभी आपको बताया गया है कि पंक्तियों को गिनने के लिए हम लाइन इंडिकेट करते हैं, कैसी, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, क्षैतिज लाइनें इंडिकेट कर दीजिए, 1 2 और 3। यानी हमको इससे ये प्राप्त हुआ कि इसमें लाइनें कितनी हैं यानी पंक्तियाँ कितनी हैं, 3 हैं। तो हम अब ज्ञात करेंगे क्या, स्तंभ। स्तंभ को ज्ञात करने के लिए हम कैसी लाइनें खींचते हैं भैया, वर्टिकल, वर्टिकल लाइनों को इंडिकेट करते हैं। तो 1 और ये हुआ 2 और ये हुआ आपका 3 और ये आपका क्या 4, यानी इससे हमको ये पता चला कि इसमें क्या है, 4 है। और क्रम इसका क्या है, क्रम का मतलब ये होता है कि कैसी इसकी कोट है, कैसी इसकी क्या है, कोट है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें पंक्तियाँ पहले लिखे जाती हैं, तो इसका जो क्रम है वो 3 क्रॉस क्या है, 4 का है। तो इसका क्रम हम यानी m क्रॉस क्या होता है, n। ये फार्मूला चलता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई m या n कोई ज़रूरी नहीं है, फिलहाल ये मान लिया जाता है। यहाँ आप a क्रॉस b भी लिख सकते हैं, जो आप मानेंगे वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि ये m और n कोई ज़रूरी नहीं कि m और n ही हो। आप मान लें कि a जो है पंक्ति है तो b क्या हो जाएगा, स्तंभ। अभी आपसे कह दिया जाए n क्रॉस m हो, तो n क्रॉस m का मतलब n आप अगर मान लें कि पंक्तियां हैं तो m क्या हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे। इसमें कोई बाधा नहीं है, आप अपने अनुसार, अपने विचारानुसार मान सकते हैं, कुछ भी मानेंगे आपका सही होगा। बट पहले वाला हमेशा क्या होता है, फर्स्ट वाला हमेशा क्या होता है, फर्स्ट वाला हमेशा आपका क्या होता है, पंक्ति होता है। तो ये पंक्ति होती है। तो यहाँ आपने देखा कि क्रम ऑर्डर क्या चल रहा है, 3 क्रॉस 4 का। अवयव मतलब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अवयव ज्ञात करने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स यानी अवयव का अवयव ज्ञात करने के लिए पंक्तियों को मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे, स्तंभों के साथ। तो पंक्तियाँ कितनी हैं, 3 और स्तंभ कितने हैं, 4। तो हम 3 का जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जा होता है 12। यानी हमने देखा कि इसमें कुल अवयव यानी टोटल एलिमेंट्स